अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में चोरों को बुरा नहीं समझा जाता, खुद गर्ज बुज़दिल इंसान लीडरशिप कर ही नहीं सकता। और दूसरी जानिब IMF का झंडा हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म कोरोना पैकेज की ऑडिट रिपोर्ट बिलाखिर जारी कर दी, जो 6 माह से रोकी हुई थी। IMF के कहने पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। 40 अरब रुपए की इस रिपोर्ट में बदनवानी का इंकशाफ हुआ है। और दूसरी जानिब मनी बजट लाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि IMF की शराइत पर मिनी बजट कौमी सलामती के लिए खतरा है और मिनी बजट लाने के बजाय इमरान खान इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो नाकाम वज़ीर आज़म हैं। अब तक के जो इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि IMF की जो शराइत हैं, उन क्या वो शराइत रखी हैं हुकूमत के सामने, उन शराइत के बाद क्या मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा। और बड़ी अहम और ख़तरनाक बात जो की है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा है मिनी बजट, क्योंकि बार बार बात की जाती है ज़र मुबादला के हवाले से, और इस वक्त जो ज़र मुबादला हमारे पास मौजूद है वो क्या नाकाफ़ी है। और सऊदी अरबिया से भी 3 अरब डॉलर हमें मिले हैं रखने के लिए, डिपॉजिट के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कोरोना वेरिएंट का नया और इंतहाई ख़तरनाक वेरिएंट आ गया है सामने, जिसका नाम है ओमिक्रॉन, और पाकिस्तान आने से रोकना इसे नामुमकिन करार दिया है असद उमर साहब ने। उन्होंने कहा है इस नए वेरिएंट को रोकना नामुमकिन है, इससे कितना ख़तरा होगा, क्योंकि ये नई जो किस्म है ओमिक्रॉन, इसका फैलाव का खदशा है और कई ममालिक ने सफरी पाबंदियाँ भी आयद कर दी हैं। ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीका और जर्मनी की हम बात करें तो वहाँ इससे लोग मुतासिर हुए हैं। इसी खदशे के पेश नज़र हाई रिस्क एरियाज़ में टेस्टिंग की इस्तात बढ़ाने का भी गवर्नमेंट ने फैसला किया है। इस वायरस में जीनियाती तौर पर 30 से ज़ायद तब्दीलियाँ हुई हैं, वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पीछो का ये कहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के इस बयान की जानिब और IMF के हवाले से जो डंडे के बाद वज़ीर-ए-आज़म का जो फंड था उसमें ऑडिट रिपोर्ट जारी बिलाखिर कर दी गई है। ऑडिटर जनरल की इस रिपोर्ट में 40 अरब से ज़ायद की बदनवानी का इंकशाफ हुआ है। इस पर हम बात करें, हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा है कि IMF की शराइत पर मिनी बजट कौमी सलामती के लिए खतरा है। आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। क्या कहेंगे सर, कौमी सलामती के लिए मिनी बजट किस तरह खतरा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत स्ट्रांग है और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि कौमी सलामती के हवाले से मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बात की है उन्होंने 100% दुरुस्त कहा है। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जब आप IMF का एजेंडा लेके, जब आप IMF के कहने पर अपने स्टेट बैंक को IMF के कहने पे कर देंगे, पार्लियामेंट से बाहर ले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से बाहर ले जाएंगे, तो जब आप और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब खुद ये कहे कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या असर जाएगा पूरी दुनिया के पास? क्या लोग समझेंगे कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा, जबकि हमारा नाम ग्रे लिस्ट में मौजूद है? सर, मियां शहबाज शरीफ साहब ने इनको वार्न किया है और जब पहला कौमी असम्बली का सेशन हुआ था तो मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ इसके ऊपर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकली पोजीशन है इसके ऊपर कोई कुछ कर ले, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार है, ताकि पाकिस्तान देखें जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपने करोड़ों अरबों डॉलर लोगों के देने हैं और ये वक्त आने वाला कि पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को आप तनख्वाह नहीं दे सकेंगे, आप जो कर्जे लिए उनको वापस नहीं कर सकेंगे, जब आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो क्या ये कौमी सलामती की बात नहीं है? ये वार्न कर दिया मियां शहबाज शरीफ ने कि इमरान खान खुदा के लिए ऐसा न करो, पाकिस्तान को बचा लो। उन्होंने कहा था कि हम इक्तिसादियात के लिए, पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत के लिए हम आपके साथ काम करने को तैयार है, हम उसके साथ। लेकिन ये इनको एक ही बात आती है कि ये एनआरओ मांगते हैं, ये इनको एक ही बात आती है कि ये चोर है। किससे चोरी बरामद हुई? किसने इनसे एनआरओ किया? आप क्या करते हैं सर? ये पाकिस्तान की बका का मामला है, हमें सोच। अच्छा, इसमें जी सर एक बात सुन ले, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये सब लोग नाअहल है, ये नाअहलों का टोला है। इन्होंने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया है ये इर्रिवर्सिबल लॉस है।
कोई इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसीलिए क्या यही वजह है बाजवा साहब कि आप जिस तरह कह रहे हैं, ये आपकी क़यादत ने भी कहा कि इस नुकसान को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग इसको ना कोई धरना या लॉन्ग मार्च की प्लानिंग बिल्कुल नहीं हो रही, ना फैसला कर पा रहे हैं इस गवर्नमेंट को घर भेजने का, क्योंकि आपको मालूम है कि अगले अगर 1.5 साल के लिए कोई भी गवर्नमेंट अगर आती है तो जाहिर है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा मुल्क को संभालना। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस बात पे एग्री है कि हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना। हम ऐसे पागल थोड़े हैं कि जब पाकिस्तान के मुतालिक सी पैक के लिए सारी दुनिया को पता था कि चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। नवंबर 2014 की बात सर आपको याद कराना चाह रहा हूँ, याद है ना आपको सर? तो उन्होंने कहा इनको, और पाकिस्तान की सियासी कूतों ने रिक्वेस्ट की कि आप धरना मौखर कर दें, जब वो होके चले जाएंगे आप फिर शुरू कर लें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हम नहीं चाहते कि इस तरीके से पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें। ये तो खुद जाने वाले हैं, भागेंगे, ये खुद छोड़ जाएंगे। इस पर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफा बलोच साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब। लगता यही है मुस्तफा बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में शामिल जितनी भी जमातें हैं वो मुत्तफिक नहीं है इस गारमेंट को घर भेजने में, वो सीरियस नहीं है, क्योंकि जब भी बात होती है वो कहते जरूर हैं, और अभी खुर्शीद शाह साहब का बयान भी है कि जनाब धरना या लॉन्ग मार्च या इस्तीफे नहीं हो सकते, लेकिन अदम एतमाद के हवाले से हम सोच रहे हैं, यानी कि अभी मजीद सोचा जा रहा है कि इस गवर्नमेंट के साथ क्या किया जाए। देखें, सबसे पहले तो अगर आप ये देखें कि जो माजी में हुआ है कि कोई ना धरने से कभी कोई हुकूमत गई भी नहीं, कोई ऐसा हिस्ट्री में रहा नहीं है, और इस वक्त आप अगर प्रोटेस्ट और इन चीज़ों की बात करें तो हम तो आज भी देखें बिलावल साहब का कल जो यौम तासीस का जलसा है पेशावर में, तो हम तो इनके गढ़ में इनको चैलेंज कर रहे हैं, और पेशावर में जाके हमने इनको चैलेंज किया है। तो हम तो पीछे नहीं हट रहे हैं, ना हम घबरा रहे हैं किसी चीज़ से, हम तो फेस कर रहे हैं, इनको सड़कों पर भी फेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी फेस कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि जमहूरी तरीके से अगर इनको घर भेजा जाए तो उससे बेहतर कोई हल है नहीं। बाकी जहां तक बात रही इनकी करतूतों की, तो भाई उनके तो आप पूरा शो आपको शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके कारनामे खत्म नहीं होंगे। गैस का बहरान, कराची में मैं रहता हूँ, कराची में कभी जिंदगी में हमने इस तरह का गैस का बहरान नहीं देखा। मेरे अपने घर में 3 दिन तक गैस नहीं आया। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि ये तारीखी चीजें हैं। जैसे अभी ये जो ये बिलन के बात कर रहे थे जी, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखें ये वो काम है जिनको ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा, और जो भी आएगा उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें पत्थरों के दौर में ले गए हैं कि ना गैस है, ना बिजली है, ना पेट्रोल है, डॉलर आपका 180 तक पहुंच रहा है, और आप जो है ना वो कोई जो है ना उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा प्राइम मिनिस्टर को, और बाकी जो है वो नहीं फर्क नहीं पड़ रहा सर। ये तो सवाल है कि फर्क भी नहीं पड़ रहा और अपोजिशन को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपोजिशन का भी ये कहना है कि हम इसको घर भेजना नहीं चाहते, कोई तरीका ऐसा अख्तियार नहीं करना चाहते जिससे कोई नुकसान हो जाए। तो आप लोगों को खतरा क्यों है सर? आपके अगर इस गवर्नमेंट को आप धरने से या रैलियों से मजीद प्रेशराइज करते हैं, बेहतर काम करने मजबूर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करना चाह रही है? नहीं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करना चाह रहे। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ही वही जमात है जिसने पीडीएम को इस चीज पे कन्विंस किया था कि आप जो है ना वो जगह खाली ना छोड़ें बाय इलेक्शन। नहीं, लेकिन इसमें मुस्तफा अभी पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, और वापसी के इरादे भी अब आप बेहतर बता सकते हैं कि आपकी वापसी होगी पीडीएम में या नहीं होगी, क्योंकि अपोजिशन जो बार बार शेख रशीद साहब भी ये कहते हैं कि इतनी लंगड़ी लूली अपोजिशन सारी जिंदगी में मैंने नहीं देखी, जो खुद भी अब तक मुंतशिर है, एक होकर फैसला नहीं किया जा रहा। वहां से कहा जाता है, बायो साहब बेहतर जानते हैं, फजल रहमान साहब ने बारहा कहा कि जी धरना देते हैं और वहां जब तक गवर्नमेंट नहीं चली जाएगी धरना इस्लामाबाद में जारी रखेंगे, लेकिन कहा जाता है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इस बारे में एग्री नहीं है। देखें, ऑपोजिशन मेरे ख्याल में जिस हालात में इस ऑपोजिशन को हुकूमत ने दीवार से लगाया है, उस हालात में जितना ऑपोजिशन ने रिएक्ट किया और जितनी जबरदस्त तरीके से, मैं तमाम ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से रिस्पांस दिया, मेरे ख्याल में ये तारीखी रिस्पांस है। और आप ये देखें कि ऑपोजिशन का कौन सा शख्स था जो इस पूरे प्रोसेस में जेल की सलाखों के पीछे नहीं गया है। तो ऐसा कभी तारीख में हुआ भी नहीं है। जिया के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी पूरी की पूरी ऑपोजिशन जो है ना वो जेल के पीछे गई हो। तो ये तो मिसाल तो शेख रशीद साहब ना देना। और दूसरी बात ये है कि अगर इस पूरे उनका मुस्तफा बलोच उनका ये कहना है कि जनाब मुंतशिर से मुराद ये है कि आप
कहीं भी इकट्ठे नजर नहीं आ रहे, जिसके हवाले से गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता हो। पीडीएम से आपकी बाहर आ गए, आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां से गवर्नमेंट पर प्रेशर था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किसी के कहने पर बाहर आ गई है या नहीं आई, लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक अलग रूट अपनाया हुआ है, जबकि पीडीएम वाले एक अलग बात कर रहे हैं। देखें आप इस चीज को जरा सा प्लीज जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं उनमें और पीपल्स पार्टी में एक फर्क है, वो फर्क ये है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। आप कभी भी इस चीज को, पीडीएम हमसे एक्सपेक्ट की करी थी कि हम रेजिग्नेशन दे के जो है ना उनके तर्ज अमल पे जो है ना फॉलो करें, और जैसे वो चाह रहे हैं कि भाई हम सड़कों पे निकलें, इस्तीफे दें, जो कि हल नहीं था, जो कि मेरे ख्याल में पार्टी ने बिल्कुल वाइज डिसीजन लिया, प्रैक्टिकल नहीं था। अच्छा, हल नहीं है। देखिए एक तरफ आप फैसलों को उनके फैसलों से कंपेयर नहीं करते, नहीं, अलग अलग फैसले, इसलिए जाहिर आप हिस्सा नहीं रहे। देखिए आपके फिर आपकी पार्टी भी एहतजाज कर रही है महंगाई के हवाले से, पीडीएम वाले भी एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको इसका मतलब पहले ये बातें मालूम है कि हमारे एहतजाज से कुछ भी नहीं होना, तो फिर एहतजाज करने की वजूहत क्या है? नहीं देखिए, ये जमहूरियत का एक हुस्न है ना कि आप, अच्छा, हुज्जत तमाम कर रहे हैं ताकि अवाम ये ना कहे कि आप एक्टिव नहीं है या अगले इंतखाबात की आप तैयारी कर रहे हैं इसलिए बाहर आ गए। नहीं, आप क्या चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस के प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाले? देखें, बात यह है कि जो जितना जमहूरी तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जितनी आप आवाज उठा सकते हैं अवाम के हक के लिए सड़कों पे निकल के या पार्लियामेंट में, ये तो एक जमहूरियत का एक अच्छा, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। तो फिर ये चले जी, जमहूरियत के हुस्न पे की बात कर रहे हैं मुस्तफा आप ये कह रहे हैं ना जमहूरियत का हुस्न है, तो जमहूरियत का हुस्न थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये कौन सा जमहूरियत का हुस्न है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी तहरीक आज़म एतमाद पंजाब में हम ले आते हैं, 7-8 सीटें आपकी हैं, बाकी नून लीग के पास वहां पर है 22 वोट कम है, और आप कह रहे हैं हम पूरे कर देंगे, इसका मतलब हाउस ट्रेडिंग होगी, फिर लोग खरीदे जाएंगे। ये कौन सा जमहूरियत का हुस्न है सर, हाउस ट्रेडिंग करना? नहीं, देखिए हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं है। पीएमएलएन के पीटीआई के अपने जो इलेक्टेड एमपीएस हैं वो खुद इस वक्त बाकी ऑपोजिशन जमातों से राब्ते में हैं। अगर वो खुद अपने विलिंगली वोट नहीं देना चाहते, अपने किसी मजबूरी के तहत फंसे हुए हैं, तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग थोड़ी कहेंगे। सर कहां से आपको वोट देना चाह रहे हैं? कौमी असम्बली का इजलास हुआ, सारे बिल उन्होंने पास करा लिए, उनके 221 और आपके 203 पर थे, ये तो पता चल गया, हालांकि बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। जिसमें मैं बात करूँ, उस वक्त कारदार साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ वो भी मौजूद है। उस वक्त कारदार साहब क्या कहेंगी? बात हो रही है कि जी IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की बात हो रही है, और शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि अगर मिनी बजट लाया गया तो कौमी सलामती के लिए खतरा है। बस जी, ये बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ये उनको किसी को ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हजम ही नहीं होते हैं, तो उन्होंने जो भी बात करनी होती है वो मुखालफत बराए मुखालफत वाली है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, वो अपने काम से लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब ये 1-2 साल हमारे रह गए हैं, इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आपने ये खुद बड़ी अच्छी बात की है कि अभी इनको जो नेशनल असेंबली में जॉइंट सेशन है इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसके बाद भी इन्होंने कुछ सबक नहीं सीखा कि ये अभी भी पंजाब में इनके जो है ना जो ख्वाहिशात जो हैं वो इसकी खत्म नहीं हो रही हैं। अब इनको जरा थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, अपना जो अपोजिशन उन्होंने करनी है सड़कों पे निकलें, जरूर करें, पब्लिक इंटरेस्ट में हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन इनका ये जो हुकूमत है ये इसी तरह रहेगी और ये 5 साल पूरे करेगी। अच्छा ठीक है, 5 साल पूरे करेगी, वो लग भी रहा है, जाहिर है अपोजिशन इस हक में नहीं है कि आपको घर भेजा जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि 6 महीने एक रिपोर्ट रुकी हुई थी ऑडिटर जनरल की, वो रिपोर्ट जारी हो गई है और उसमें 40 अरब रुपए की बदनवानी का इंकशाफ हुआ है। जी, ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वाकई मतलब है कि तशवीशनाक जो इसमें बातें हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बिल्कुल इसकी जरूर मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, और जिम्मेदारों का तयन के बाद उनको सजाएं भी मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, हम अमानतदार हैं इसके। अच्छा, इसमें बिल्कुल सही है आपकी बात, बहुत सी बात कर रही हैं आप के अमानतदार हैं आप और ये टैक्स पेयर का पैसा है, क्योंकि फिर एतराज़ात बहुत सारे आते हैं लोगों के कि जब डस्का इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जारी हो गई, पता चल गया कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, तो लोग जरा शशोपंज में है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर ये जो 40 अरब की बदनवानी का इंकशाफ हुआ, इनके खिलाफ कैसे होगी कार्रवाई? ये बिल्कुल देखें, ये ऐसी बातें जो हैं ये आप जो है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी कार्रवाई बिल्कुल करनी पड़ेगी।
क्योंकि ये जो पैसे हैं ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए थे और इनका हिसाब जो है अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। अगर हमने भी वही काम करना है जो पिछलों ने किया है तो फिर जाहिर है कि अगली दफा अवाम हमें भी रद्द कर देगी। तो ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सी बात की। अच्छा, ये दोनों जुम्मा कायदा साहब, दोनों पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की दो वीडियोस बड़ी गर्दिश कर रही हैं जिसमें वोट खरीदे जा रहे हैं। अभी उन्होंने तो इनकार कर दिया, वो कहते हैं ये जाली वीडियोस हैं, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। नून लीग के लोग भी 2,000 रुपये में वोट खरीद रहे हैं। एक वीडियो जारी हुई पीपल्स पार्टी के हवाले से, इस पर क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? बिल्कुल जी, ये तो वोट को इज्जत देने की बजाय वोट को बेइज्जत करने वाली बात है। अच्छा, ये वोट को नोट दो वाली बात चल रही है, नोट दो और वोट लो। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत रवायत है और इलेक्शन कमीशन को सख्ती से इसका नोटिस देना चाहिए। जिसने जहाँ पे वोट डालना है वो अपनी खुशी से जहाँ डालना है वो जाए। जमहूरियत का यही जमहूरियत होती है। ये नहीं होता कि आप खरीदो फरोख्त शुरू कर दें। ये पूरी जो जमहूरियत है उसको बदनाम करने वाली बात है और इसको बिल्कुल जो है किसी सूरत भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसमें बाजवा साहब क्या कहेंगे? आपकी नून लीग की वीडियो भी है, एक इस तरह पीपल्स पार्टी के हवाले से वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें कहा गया है कि 2,000 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं। मुयैना तौर पर ये वीडियो सामने आई है। देखिए जी, अर्ज ये है कि आप बड़ी गहरी करते हैं मामला पे और आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद होता है। जब 2018 का इलेक्शन था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे उनके 95,000 वोट थे जी। और जो असलम गिल साहब हैं ये भी इसी इलेक्शन में उस वक्त भी इन्होंने कंटेस्ट किया था। इनके 5,653 वोट थे जी। ठीक है जी। और जो दूसरी बड़ी पार्टी थी हमारे खिलाफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर, तहरीक इंसाफ तो आउट हो गई, जाहिर मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। आपकी बात सही है कि ये सर मेरी बात सुन लें सर, लेट मी कंप्लीट। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला हो रहा है। जिस शख्स ने उस वक्त जनरल इलेक्शन में 5,000 वोट लिए थे और दूसरी तरफ से 95,000 वोट थे, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जरूरत है वोट खरीदने की? आप समझते हैं कि ये वीडियो जाली है या बनाई गई है? ये सिर्फ हमें बदनाम करने की हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है और मैं ये समझता हूँ कि ये फौरी तौर पे इमरान नियाजी साहब को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को, आईजी पंजाब को, डीसी लाहौर को, कमिश्नर लाहौर को इस पे फौरी तौर पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को सबको नोटिस लेना चाहिए। इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और जो चोर है उसको पकड़ के सामने लाएंगे। अच्छा, आप लोग तकाजा कर रहे हैं इस बात का। मुस्तफा बलोच साहब, आप भी ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई वीडियो अगर गर्दिश कर रही है और सच्चाई है उसमें अगर कुछ तो सामने आनी चाहिए, फॉरेंसिक होना चाहिए? NA 133 के बारे में ये कहना चाहूंगा कि पीटीआई के जो मौसूफ कैंडिडेट थे वो तो प्रोपोजर और सेकेंडर दूसरे हल्के से अपने लेके आए जिसकी वजह से उनके रिजेक्ट हो गए नॉमिनेशन पेपर। तो वो तो दुम दबा के भाग चुके हैं, जो पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहे इस दफा वो। बाकी जहां तक बात है कि पीपल्स पार्टी ने 5,000 वोट लिए थे 2018 में, तो भाई पीपल्स पार्टी वही जमात है जिसने 1989 में 9 में से 8 नेशनल असेंबली की सीट ली थी इसी लाहौर से। पीपल्स पार्टी वही जमात है। वो सुनहरा दौर था आपका सर 1970s में भुट्टो साहब के दौर में। तो पीपल्स पार्टी के रूट्स हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं। 2008 में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन थी पंजाब की? पीपल्स पार्टी थी। तो आप ये रूल आउट ना करें कि 2018 में 8,000 वोट पड़े थे तो भाई लिहाजा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इतना आप हल्का ना लें। ठीक है, नून लीग एक पार्टी है, बड़ी नहीं, हम हल्का नहीं ले रहे सर। हम वो तो आवाम ने दायरे इसको वोट देना। हम तो ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की जो वीडियोस आ रही हैं, नहीं मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके वोट कितने थे और कितना फर्क था। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो वीडियोस आ रही हैं सामने नून लीग के हवाले से आई, जिस तरह बाजवा साहब ने कहा कि जाली है और हम तो चाहते हैं तहकीकात करें इस वीडियोस की, कौन है इसके पीछे। तो आप लोग भी यही चाहते हैं इस तरह की जो वीडियोस आ रही हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए शफाफ अंदाज से? बिल्कुल, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इस पर एतराज नहीं है आपको? अगर वो साबित हो जाए तो फिर करार वाकई के साथ फ्री एंड फेयर तहकीकात। तो हम तो इलेक्शन कमीशन के हक में पहले भी खड़े थे जब डस्का में रेगिंग हुई थी। हम तो तभी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े थे, आज भी हम इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी के लिए खड़े हैं। तो अगर वो इस पे तहकीकात करते हैं जो फैसला होगा कबूल होगा। क्योंकि उसमें कहता साहब, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं नून लीग लोगों को लालच देकर ही हमेशा इलेक्शन लड़ती है और पैसा खर्च करती है, तब जाकर इनको वोट मिलते हैं। ये देखिए, इनका पुराना वतीरा तो है। ये पहले भी इस तरह के कीमे वाले नाम पे इन्होंने बहुत वोट किए हैं और लोग बेचारे जो हैं वो परेशान होते हैं।
और कोई ना कोई छोटी मोटी लालच दे के ये वोट, और इनका इसके अलावा इनके तो डब्बे भी चेंज होते थे। ये इसीलिए ईवीएम के खिलाफ है, क्योंकि 30-40 हजार वोट उनको नीचे करना तो इनके बाएं हाथ का खेल था। अच्छा, अब तो जो सूरत हाल है उसमें आपने खुद कहा कि जी जो 40 अरब की बदनवानी के हवाले से बात हो रही है, या मनी बजट के हवाले से आपने मना किया था जिस वक्त बजट आया तो कोई मिनी बजट नहीं आएगा। अब सामने पता चल रहा है साफ के दिसंबर में मिनी बजट ला रही है गवर्नमेंट। तो इस तरह के इकदाम क्यों नहीं किए गए कि मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ती? अब लोगों पर मजीद महंगी होगी इन चीजें, अशिया जरूरियात जितनी भी है लोगों की मजीद महंगी करनी पड़ेंगी। जी, ये मिनी बजट जो है मेरे ख्याल में बहुत एक शौकत तरीन साहब ने हमें बताया है कि किस तरीके से बाहर कीमतें बढ़ गई हैं, और हमारा आपको पता है टैक्स कलेक्शन तो इतनी थोड़ी बहुत हमने इंक्रीज की है, लेकिन रेवेन्यूज इतने ज्यादा नहीं बढ़े जिससे आप मुल्क जो है वो चला नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बाहर चीजें बढ़ती हैं तो उनके साथ वहाँ तनख्वाहें भी बढ़ाई जाती हैं। फिक्र सालाना आमदनी पाकिस्तान में बहुत कम है, और बाहर की आप बात करेंगी वहाँ कुछ और है। तो वहाँ अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उनके साथ साथ उनके वहाँ तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। पाकिस्तान में ये हिसाब नहीं है, यहाँ सिर्फ महंगाई बढ़ती है, तनख्वाहें नहीं बढ़ती। देखिए जी, ये तनख्वाहें जो बढ़नी होती हैं ये एक लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक होती हैं। वेल्थ क्रिएशन होती है, इंडस्ट्री लगती है, फिर उसमें जॉब्स क्रिएट होती हैं। जिस तरह अब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, इसमें टाइम लग रहा है काफी। अब फैसलाबाद में देखें सारी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं, वहाँ जॉब्स मिल रही हैं। तो ये लोगों की जो सर्विसेज सेक्टर में 4% ग्रोथ है, तो लोगों की आमदनी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अभी आज मैं देख रही थी कि इस रीजन में बांग्लादेश और इंडिया से अगर आप कंपेयर करें तो पेट्रोल अभी भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। लेकिन अब क्या करें, अगर इंटरनेशनली कीमतें बढ़ रही हैं तो जाहिर है एक हद तक तो आप रिलीफ दे सकते हैं लोगों को, लेकिन उससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम कर्जों में जकड़े हुए हैं। अच्छा, ये बात तो आपने जो दोहराई इमरान खान साहब वाली की, रीजन में अब भी पाकिस्तान में कीमतें कम है। बाजवा साहब मुत्तफिक है इस बात से आप? देखिए, बात ये है, ये मैं तो हैरान होता हूँ इनकी बातें सुन के कि जब ये बात हैं तो कहते हैं कि इशारिये मस्बत जा रहे हैं, लेकिन उधर देखें आपके डॉलर कहाँ पे जा रहा है और पाकिस्तान की करेंसी कहाँ कम जा रही है। जब हमारे दौर में 1 रुपया डॉलर बढ़ता था तो ये कहते थे कि इतने अरबों खरबों डॉलर ये जो है ना वो हमारा लोन बढ़ गया है। अब कोई नहीं ये कहता कि इतने खरबों डॉलर बढ़ गया है। अब ये कहते हैं कि रीजन की बात करते हैं। भाई, आप अपने मुल्क की बात करो, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, आप रीजन के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। आप अपने मसायों की बात ना करें, आप अपना घर ठीक करें। भाई, आप पाकिस्तान की पर हेड इनकम जो है उसको बढ़ाएं, आप पाकिस्तान में नई जॉब्स क्रिएट करें, आप लोगों के लिए जितनी महंगाई है उसको कम करें। वो कह रही है फैसलाबाद देख लें, उन्होंने मिसाल दी है, फैसलाबाद में देख लें, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि इतने तो काम भी नहीं हो रहा, जॉब्स मिल रही है लोगों को। बात सुन लें, ये कोई मुझसे आप इस पे एक प्रोग्राम रख लें, मैं भी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करूंगा, एक पीटीआई वाले भी आ जाए। सर, गुजारिश ये है कि जो जितने रेट्स हमारी बढ़ा दिए हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट कम हो रही है। लेकिन जब ये कहते हैं कि इतने लाख ये कितने करोड़ डॉलर की पिछले साल एक्सपोर्ट थी, तो भाई वो तो चीजें महंगी हो गई। अब देखना ये है कि कौन सी चीज की एक्सपोर्ट इन्होंने बढ़ाई है, इन्होंने कौन सी चीज की इंपोर्ट कम की है, इन्होंने जीडीपी रेट को कितना बढ़ाया है। ये और ये देखे ना, इशारिये कहते हैं बेहतर है, और उधर ये जो बैंकों के प्रॉफिट रेट है उसको 1.5% इन्होंने बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में कभी से भी बहुत फर्क पड़ेगा जी, शरह सूद के हवाले से भी। और अब सर सुन ले, अब सर बात सुन ले, मिनी बजट का मतलब ये नहीं होता कि कोई नई चीज पेश करनी है। मिनी बजट का मतलब ये होता है कि जो रिलीफ पहले लोगों को, पहले इंडस्ट्री को इन्होंने दिया हुआ था, जिन चीजों पे सर मिनी बजट का मतलब सादा सा ये है कि मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। सर बिल्कुल सर, छोटा सा ब्रेक ले लूं सर, छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, छोटा सा यही बात करेंगे बजट के हवाले से कि आईएमएफ की शराइत पर नया जो बात कर रहे हैं कि मिनी बजट लाया जा रहा है। जाहिर मिनी बजट का मतलब साफ और आसान अल्फाज में यही है कि मजीद टैक्स लगाए जाएंगे, मजीद आवाम को निचोड़ा जाएगा, मजीद महंगाई बढ़ेगी। इस पर अपने ये सवाल में रखूंगा अपने तीनों मौजूद मेहमानों के सामने, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। जुल्म और जुर्म के खिलाफ हर बेबस की आवाज की
जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए ख्वाबों को पाले, आपको रखे आगे स्टार न्यूज। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे मिनी बजट के हवाले से। उस्मा कारदार साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा, मिनी बजट अब जाहिर आ रहा है महंगाई मजीद बढ़ेगी, नए टैक्सेस लगेंगे। आप 1.5 साल तो सिर्फ रह गया आपकी गवर्नमेंट का, और अब भी अगर महंगाई में इजाफा करना है, सब्सिडी नहीं देनी लोगों को, मिनी बजट आना है, उसके बाद तो हालत और खराब हो जाएगी लोगों की। एक तो देखें, ये मैं बाजवा साहब को जरा याद दिलाती चलूं कि $35 अरब का ट्रेड डिफिसिट ये छोड़ के गए थे, जीरो ग्रोथ थी, छोड़ के गए थे ये एग्रीकल्चर में, जीरो ग्रोथ। सारी चीजें जो है हमने सही ट्रैक पे भी डाली हैं। देखिए, जो हमारा जो कमजोर तबका है, दिन रात हम उसके लिए काम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का आप पोर्टल वेबसाइट पे जाएं, 40 प्रोग्राम हैं जो कि हर हमारे तबके के लिए वहाँ पे उनको उनके लिए फैसिलिटेट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए वो सारी चीजें जो हैं हमारी हैं। चाहे वो स्मॉल लोन्स हों, चाहे वो बेवा के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो हमारे किसान के लिए हो, हर एक तबका फिक्र के लिए हमने एहसास प्रोग्राम में कोई ना कोई अपना हमने अफराद दी हुई है। तो हम लोग, हमें हुकूमत को पता है कि लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और इसीलिए वो एक टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। किराना स्टोर्स के थ्रू भी अब वो रजिस्ट्रेशन जो होगी तो वहाँ पे भी उनको 1000 रुपए का, तो थोड़ी थोड़ी जितना हमारी 1000 रुपए और 120 अरब पूरे मुल्क के लिए तकसीम हो रहा है। एक शख्स को अगर 1000 रुपए की एक महीने में 120 अरब तकसीम होगा पूरे मुल्क में, तो जाहिर है 1000 रुपए का क्या होगा। देखिए, बात सारी ये है कि हम कोई बड़े अमीर मुल्क हैं, हम तो कर्जों में डूबे हुए मुल्क हैं। हमारे पास तो अपने पाँव पे खड़े होने में पता नहीं कितने साल। कर्जों में डूबे हुआ मुल्क जो है मजीद कर्जा ले रहा है कर्जा उतारने के लिए, ये करना पड़ रहा है। देखिए ना, आपने जो तो कर्जा उतारेगा कौन? आप तो 1.5 साल बाद चले जाएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, वो फिर आप पे इल्जामात होंगे कि जनाब देख लीजिए ये तो ने कर्जा लिया। आपको प्राइम मिनिस्टर ने आपके साथ ही कहा था कि वफाक में 4000 जो है अरब उनका बजट है, उसमें से 2000 अरब जो है वो डेट सर्विस में चला जाता है। सीधा सीधा हिसाब लगा लें आप, हमारे कर्जे इतने ज्यादा हैं, तो अब क्या करें फिर आप? पिछली गवर्नमेंटों ने कर्जे बहुत लिए हैं जिसकी वजह से आपको सब कुछ करना पड़ा है। मुस्तफा बलोच साहब, ये जाहिर है पीपल्स पार्टी, उसके बाद नून लीग, आप लोगों ने कर्जे बहुत लिए जिसकी वजह से अब तक इमरान खान साहब हर तकरीर में कहते हैं जी पिछलों ने किया धरा है, संभालना मुश्किल हो गया है कि 3.5 साल बाद ये लोग कहते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 2000 अरब जो है ना कर्जे में दे दिए, बाकी 2000 अरब से मुल्क चला रहे हैं। मतलब आपके पास अगर कोई पॉलिसी थी नहीं तो आप पहले दिन बता देते हैं ना, आपके पास कोई कॉम्पिटेंसी है नहीं। 4 तो आपने फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए, शुगर कमीशन का कोई नतीजा नहीं निकलता आपका। अच्छा, वो कोविड फंड से पैसे खा जाते हैं आप लोग। अच्छा, उसके बाद जो है ना कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी गैस का बहरान, LNG पे जो है ना आपके हमादादा टीवी पे आने से कतरा रहे हैं। तो आप लोग मान लेना कि आप लोग की नाअहली थी, आप लोग मान ले कि आप लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। आप ये कह रहे हैं कि जो मान लें और इस्तीफा देके चले जाएं और आप लोगों के हवाले कर दें? भाई आप अगर इतना बदहाल तो पाकिस्तान अपने जब से पाकिस्तान बना है तब से ऐसे हालत किसी ने नहीं देखे भाई। हम तो हमने जो देखा है दौर, हम अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन हमारे बड़े बूढ़े वो भी ये बोलते हैं कि ऐसा बदतरीन दौर कभी तारीख में नहीं देखा पाकिस्तान ने। तो आप तो इस वक्त तो बच्चा रो रहा है भाई। आप बताएं, एक गरीब आदमी जिसकी 17,000 या 20,000 रुपए तनख्वाह है, वो कहाँ से बिजली के बिल देगा, कहाँ से गैस के बिल देगा? रोज पेट्रोल बढ़ा रहे हैं लोग, रोज बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं। आलमी मार्केट में जाहिर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए, ये बात तो दुरुस्त है। बाजवा साहब, ये जो बात कर रही है उसमें कारदा साहिबा, ये तो जाहिर है लास्ट गवर्नमेंट इनसे पहले आपकी थी, वो कहते हैं जितना ज्यादा कर्जा आप लोगों ने लिया था उसको उतारने के लिए मजीद हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, और मुल्क चलाने के लिए खान साहब तो कह चुके हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुल्क चलाया जाता है पैसे से। उज़मा साहबा मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन ये इन्होंने बात की कि ये हम 0% पे छोड़ के गए थे, रिकॉर्ड गवाह है, आप गूगल कर लें, वहां से देख लें। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो 5.65 पे GDP रेट था, और 10 अरब। बात कर रही थी, मैं करता हूँ
सर एग्रीकल्चर मुल्क है ये 71%। सर मेरी बात सुन ले, जो सर्कुलर डेट था वो 12 अरब रुपए था, अब ये 40 अरब पे लेके चले गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब सर बात ये है कि ये कहते हैं कि ये कर्जे छोड़ के गए, ये हमें कर्जों की किस्तें देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। भाई इससे पहले PMLN की गवर्नमेंट भी थी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट भी थी, परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी थी, सब ने कर्जे लिए और पिछलों ने सब ने कर्जे पिछले दिए, तो ठीक है जी। नंबर 3, सर अब बात ये है कि इमरान न्याजी साहब ये फरमाते हैं कि मेरे पास, वो कहते हैं मेरी 22 साल की मेहनत है, मेरी 22 साल जद्दोजहद है, क्या उनको पता नहीं था कि गवर्नमेंट के ऊपर कितने कर्जे हैं? और ये तो कहते थे कि मेरे पास जो मुआशी टीम है वो 100 अफराद पे मुश्तमिल है, और एक जो इनके अरस्तू बने हुए थे असद उमर साहब, उनको भी इन्होंने घर भेजा। इन्होंने 6 वजीर खजाना बदले सर, कोई भी कामयाब नहीं हो सका, और बहुत जल्द छुट्टी हो जाएगी तरीन साहब की भी, जिस डगर पे वो मुल्क को लेके जा रहे हैं। अब बात ये है कि ये सिर्फ एक ही बात करते हैं कि पिछली हुकूमतों ने ये किया, उन्होंने ये किया। बात ये है सर कि 3.5 सालों में ये बताएं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने आवाम को, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। उस्मा कादर साहब, ये तो जाहिर है अपोजिशन जमातें तो तनकीद करेंगी, और ये उनका जो कहना है कि आपने अभी तक 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ ये बता दीजिए, IMF से जो मुज़ाकरात हुए और जो वहाँ चीज़ें तय हुई हैं वो क्यों सामने नहीं लाई जा रही कि जी किन शराइत के तहत IMF से लिए जा रहे हैं पैसे? देखिए ये आपने किससे सवाल पूछा है? जी आपसे बात कर रहा हूँ, उज्मा साहब आपसे। जी सबसे पहले तो बाजवा साहब को मैं याद दिलाती चलूं कि 2 साल से हम नबट असना है कोविड से, और बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमी यानी कि डेवलप्ड मुल्कों में की कोलैप्स कर गई, हमारी अभी भी सस्टेन हो रही है 4% ग्रोथ पे, क्योंकि हमने मईशत का पहिया नहीं रुकने दिया। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कि पूरे इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है। तो दूसरे ये जो आपका IMF के हवाले से शराइत की क्या है जिनके तहत कर्जा लिया जा रहा है IMF से? IMF की शराइत आप उसकी वेबसाइट खोलें, वो सबके लिए एक होती है। आप अपनी यूटिलिटीज की कीमत बढ़ा दें, आप अपने पेट्रोल की गैस की कीमतें बढ़ा दें, आप डाउन, तो ये सब कुछ करेंगे आप IMF के कहने पर, तो लोगों का क्या होगा? देखिए तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही ना, ये तो अगर पेट्रोल की कीमतें आपने कहा, बिजली की गैस की कीमतें उन्होंने कहा बढ़ा दें, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होंगे, प्रॉब्लम है ना, दिफा के लिए नहीं होंगे सर, कौमी सलामती के लिए जो खतरा करार दिया है वो वजह यही है कि दिफा के लिए पैसे नहीं होंगे आपके पास। की तलवार आपके सर के ऊपर हैंग कर रही होती है। क्यों हमने जाके सऊदी अरेबिया से इतनी मुश्किल शराइत पे हमने ये तेल का क्यों से लिया पैकेज? अच्छा ये बड़ी अहम बात है, ये जो आप बात कर रही है उस्मा साहिबा कि आपकी गवर्नमेंट आई थी तो सऊदी अरबिया जाना पड़ा था, आर्मी चीफ साहब को, इमरान खान साहब को पैसे लिए गए, और अब 3.5 साल बाद फिर वही दोहराया गया है कि फिर जाना पड़ा और फिर पैसे लिए गए और फिर मुल्क चलाया जाएगा। 3.5 साल बाद भी आपका खजाना जो खाली है, क्या करें? सारी आपने हुकूमत भी चलानी है। मैं करूं सर, अली सरवर मैं बोलना चाहता हूं। अब आपकी इकोनॉमी जब इतनी हद तक खराब, सिस्टम इतने हद तक खराब, तो कितना अर्सा लगेगा इसको सही करने में? उस्मा साहिबा अंदाजा क्या है? 3.5 साल तो हो गए। मुझे मौका दे, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ जी। 1-1.5 साल में आपको बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगा। 1 साल में बिल्कुल हो जाएगा टर्न अराउंड। ये तो बहुत खुशखबरी सुना रही है आप आवाम को। ये तो बाजवा साहब और मुस्तफा बलोच साहब 1 साल सिर्फ वो कह रही थी, मजीद होगा तो आप देख लीजिएगा इस मुल्क में तमाम चीजें सेट हो जाएंगी। अली साहब मैं बात करना चाहता हूँ, तो ऐसे कौन से इकदाम हैं जो शुरू कर दिए आपने, साल बाद पूरे हो जाएंगे? नहीं दे रहे, कम से कम 5 साल तो पूरे हमें दे दे। ये 35 साल बारियां ले लेके तो एक दूसरे की बात ये गए। तो ये कहाँ आपको घर भेज रहे हैं? ये तो किसी तो खुद कह रहे हैं 5 साल पूरे करें आप। आपको लगता है कि घर भेज रहे हैं आपको? अली साहब मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ जी। अली साहब बात सुने, ये कहते हैं हमें खजाना खाली मिला, मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ। अरे खजाना खाली उसमें करता था इसलिए मिला कि आप ये बताना चाह रही है कि बाहर चला गया सारा पैसा और लीडरान बाहर ले गए? सर मेरी बात तो सुन लेना। मेगा प्रोजेक्ट यानी नवाज शरीफ साहब ले गए और इसाक डार साहब ले गए और जरदारी साहब ने भेज दिया। भाई मेरी बात तो सुन रहे, पैसा तो सब बाहर चला गया, तो पैसा वापस किस तरह आएगा? आप लोगों ने लाना है। तो अली साहब जी जी लाएंगे जी इंशाल्लाह। सर बात सुने, जब ये कहते थे ना कि मैं बाहर से पैसा नहीं लूंगा, कर्ज मांगूंगा, तो मैं इससे बेहतर खुदकशी कर लूंगा,
अब बात ये है कि ये कहते हैं कि पैसा ये अपना बाहर ले गए। भाई मियां नवाज शरीफ को आपने जेल में डाला, मियां शहबाज साहब को जेल में डाला, हमजा साहब को डाला, मरियम बीबी को डाला, ख्वाजा आसिफ साहब को डाला, आसन इकबाल साहब को डाला, ख्वाजा साहब रफी को डाला, सबको आपने डाला। किससे रिकवरी हुई? कौन पैसे लेकर के गया था? मैं आपको चेक के साथ कहता हूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट ली, उस वक्त को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी मिली। उस वक्त जीडीपी ग्रोथ 5.6 पे था और खजाना खाली नहीं था, खजाना भरा हुआ था, इसलिए 5.6 में था। तो कहाँ गए सर? पैसे कहाँ गए? गवर्नमेंट तो पहले दिन से ही सर मुख्तलिफ ममालिक से जाके इमदाद मांगनी पड़ रही है। ये नाकामों का टोला है, ये नाकाम लोग हैं। इनके पास कोई होमवर्क नहीं है, इनके पास कोई टीम नहीं है। ये सारे नाम लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनको चाहिए कि ये घर चले जाए, पाकिस्तान की जान छोड़ दें। ये आपको हिसाब देना पड़ेगा। 40 अरब रुपए आप खा गए, 40 अरब रुपए आप कोरोना से खा गए, 40 अरब रुपए कोरोना से खा गए। ये पाकिस्तान की तरफ बेहतरीन गवर्नमेंट है। ये पाकिस्तान साहब ये इस बात में कितनी सदाकत है? ये जो कह रही है कि हम आए तो खजाना खाली था इसलिए जाना पड़ा बाहर। देखें, बात यह है कि अगर खजाना खाली था तो आपको पहले पता था ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपके पास होंगे, आप अपोजिशन की जमात थे, आपको नहीं पता था पीटीआई को कि भाई इस वक्त सिचुएशन इकोनॉमिक ये है और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो डाउन है, तो हम हुकूमत ना लें, हम दस्तबरदार हो जाएंगे। भाई ठीक है, हम नहीं ले रहे। इनको हुकूमत लेने का शौक भी था, वजीर आजम बनने का शौक भी था, लेकिन कुछ करने का, डिलीवर करने का भी इनको जो है ना वो कॉम्पिटेंस नहीं है इनके अंदर। अब बात ये है कि आप अगर इनके नुमाइंदे को अभी भी मुस्तफा साहब पीटीआई के जो जितने भी नुमाइंदे हैं वो तो एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि जी हम पे हमारे इत्तेहादियों का भी एतमाद है, हमारे अपने नुमाइंदे भी पूरे एतमाद हैं, पूरी उम्मीद है, इसलिए उन्होंने वोट दिया है दोबारा। सर 17 नवंबर को देखा नहीं आपने? मजबूर हैं सारे इत्तेहादी, मजबूर हैं। किससे मजबूर? क्या ऐसा मजबूरी? कोई कराची में मजबूर है, कोई पंजाब में मजबूर है, किसी न किसी की जो है ना मजबूरियां समझा करें आप। पॉइंट ये है कि आप ये बताएं कि 600% दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ। शुगर की जो दवाइयां हैं, इंसुलिन हैं, बाकी जो दिल के मरीज में जो लोग हैं उनकी जो दवाइयां हैं वो लोग ख्वार हो गए, रुसवा हो गए। देखिए मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया। मुझे एक कोरोना के हवाले से नया जो वेरिएंट आया इंतहाई जो खतरनाक है, इस पर बात करनी है। उसमें कायदा साहब, आपका भी आसिफ बाजवा और मुस्तफा बलोच साहब। असद उमर ने कहा है कि ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन के नाम से नया वेरिएंट आ गया है और पाकिस्तान आने से इसे रोकना नामुमकिन करार दिया गया है, बहुत खतरनाक है। इस पर हम बात करेंगे। नई किस्म है ओमिक्रॉन के फैलाव का जो खदशा है, जिसकी वजह से कई ममालिक ने सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। कितना खतरनाक है, इससे किस तरह बचा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हाई रिस्क एरियाज में टेस्टिंग की इस्तादात बढ़ाने का गवर्नमेंट की तरफ से फैसला किया गया है और इसका जो खौफ है, पूरी दुनिया उस खौफ में मुब्तला हो गई है ओमिक्रॉन के। और इस वायरस में जीनियाती तौर पर 30 से ज़ायद तब्दीलियाँ हुई हैं। इस वज़ीर सेहत सिंध नज़रा पीछो का ये कहना है। अब इससे कितनी दुनिया मुतासिर होगी, एक नया खौफ। और जनाब ख़ासतौर पर यूरोप में तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। इस पर हम बात करेंगे कि होगा क्या, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की कोरोना के हवाले से, तो उसमें भी बेज़ाब्तगी आई हैं। इस पर हमारे साथ डॉक्टर सदफ अकबर मौजूद हैं, माहिर सेहत, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा। क्या कहेंगी, ओमिक्रॉन नया एक वेरिएंट आ गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है इंतहाई खतरनाक है और इससे पहले जितने भी वेरिएंट आए थे सबसे ज़्यादा खतरनाक, इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसकी वजह से कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं जो एहतियात नहीं कर रहे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, हम जब बात, जैसे कि भी ये जो न्यू वेरिएंट है जिसे हमने ओमिक्रॉन, जिसे हम B.1.529 का भी नाम दिया गया है, इसमें बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज समझने की जो है जरूरत है कि जितने भी वायरल स्ट्रेन्स होते हैं उनमें जो है म्यूटेशंस होती हैं। अब ये हमारे पास कोविड-19 के बाद जो है अल्फा, डेल्टा, ये तमाम वेरिएंट्स आए। अब ये जो हमारे पास ओमिक्रॉन के नाम से जो हमारे पास वायरस आया है, इसके भी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा जो है चेंजेस हुई हैं और जो इसमें जो इसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो हिस्से वो होते हैं जो हमारे इंसानी खुलियों के साथ या फिर इंसानी सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मगर देखिए, जहाँ तक ये बात है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, अभी तक इसके बारे में हमारे पास अभी कोई डेटा मौजूद नहीं है।
जिसकी बेस पर हम ये बात बिल्कुल एक मुसद्दिका तौर पर कह सकें कि ये जो कोविड-19 का ये जो नया वायरस है, ये इसके जो मुख्तलिफ हमारे पास प्रीवियस वेरिएंट्स आए थे उससे ज्यादा संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है, या फिर ये जो है जो इसमें जो मॉडिफिकेशंस आई हैं वो हमारे लिए कम या फिर ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। हाँ, लेकिन देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका जो है स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है, इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है बहुत तेज है। और इसमें एक ये चीज भी होती है कि जिन चीजों के बारे में हमें इल्म नहीं होता उसके बारे में हमें ज्यादा थोड़ा सा जो है अलर्ट होने की जो है जरूरत होती है। तो इसमें जो है वही चीज है कि अब हम जो है पहले जो हमारे पास एक जो अच्छा, इसमें जी बिल्कुल ठीक कह रही है डॉक्टर साहब। इसमें असद उमर साहब ने भी ये कहा है कि जी ओमिक्रॉन जो है इसको पाकिस्तान आने से रोकना तो जाहिर नामुमकिनात में से है, ये नहीं हो सकता कि इसको हम रोक सकें। बिल्कुल, देखें क्योंकि एक वायरस जो एक हमारे पास एपिडेमिक है जो पूरी दुनिया में जो है मूव ऑन होता है, तो हमें इससे जो है ये इससे पहले कि हमारे पास आए, हमें इसके जो हमारे पास बचाव के हिफाजती इकदाम हैं वो हमें दोबारा से जो है उसको यानी कि जो है फॉलो अप करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले जो हमारी एक जो फ्रंट लाइन वाली वो है कि हमारे पास वैक्सीनेशन हमें ये कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन रह गई है या जिन लोगों ने खाली अभी फर्स्ट डोज की जो है वैक्सीनेशन लगवाई है उनको इससे भी बचाव के लिए वही एहतियाती तदाबीर हैं जो से पहले हम कोविड-19 के हवाले से करते रहे इख्तियार। बिल्कुल, देखें अभी तो जैसे इसकी जो वैक्सीनेशन है जो हमने पहले कोविड-19 के हवाले से जो हम वैक्सीनेशन इस्तेमाल कर रहे थे, तो अभी इसमें हमारे पास वही तमाम जो है वैक्सीनेशन को हमें फॉलो इसमें हमें करना है, क्योंकि अभी इसमें भी जो है मजीद जो है रिसर्च होगी कि जो हमें जैसे हमारे पास फाइजर की वैक्सीन थी, मॉडर्ना की वैक्सीन है, साइनोवैक है, तो ये जो नया वाला वेरिएंट है ये इसके अगेंस्ट किस हद तक इफेक्टिव है। बट लेकिन अगर हम खुद को जो है वैक्सीनेशन जो है हमारी हो रही है तो वो आपको हॉस्पिटलाइज उसकी देशन से या फिर आपको जो है उसकी सिवियरिटी से जो है महफूज रख रही होती है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा। हम बात कर रहे हैं जी नई किस्म है ओमिक्रॉन का फैलाव जो है बहुत तेजी से हो रहा है और कई ममालिक में सफरी पाबंदियां भी कई ममालिक ने आयद कर दी हैं। इसे रोकना तो तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन एहतियाती वाहिद इलाज नजर आ रहा है। इसका अभी तक जो बातें सामने आई हैं, सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए अपना और मास्क जरूर इस्तेमाल कीजिए। वही कोविड-19 के हवाले से जो एहतियाती तदबीर इख्तियार करके आप महफूज रहे हैं वो इख्तियार करनी पड़ेंगी आपको। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर और मेरी टीम को दी इजाजत। पुराने के बाद।